यूं ही नहीं मिलती राह को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाना है आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो जो सफलता है, जो मेहनत है, वो कभी ओवरनाइट जर्नी नहीं होती। एक प्रोसेस होता है। रोज की रोज में मेहनत करना है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है, रोज सीखना है, रोज गिरना है, आगे बढ़ना है। बस तभी सफलता मिलती है। एक बार में, एक रात में तो कुछ कर देने से सफलता नहीं मिलती। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो मैं हूँ प्रकाश, और आज की करंट अफेयर्स लेके आऊँ आपके लिए, जिसको हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के फॉर्म में, जैसा कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ साथ हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स। तो आज के वीडियो में हम खासकर डिस्कस करेंगे कौन बना भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर, क्या है इंटरनेशनल योगा डे का थीम, और क्या है आज के वर्ल्ड टोबैको डे का थीम। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर सेशन को विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कमिट टू क्विट, बी, टोबैको ब्रेक्स हर्ट, सी, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, या डी, टोबैको एंड लंग हेल्थ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। कमिट टू क्विट, ऑप्शन ए जो दिख रहा है वो 2021 का थीम था। तो ये भी कभी कभी हो सकता है कि पूछा जाए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे तो जानते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में कुछ बातें। तो वर्ल्ड टोबैको डे जो इस बार है उसका तो थीम जैसा कि यही है कि जो इन्वायरमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्मोकिंग का या टोबैको का, उसको हमें कम करना है। तो ये जो टोबैको होता है उससे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो उससे क्या होता है, पैसिव स्मोकिंग का तो खतरा होता ही है, साथ ही साथ ये पर्यावरण को भी दूषित करता है। तो क्विट स्मोकिंग की जो बात है वो तो होनी ही चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। ओके, आगे बढ़ेंगे, आते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 2 कहता है कि वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेट्स तक्षशिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिसेंटली? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तक्षशिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है ए, विमन नगर पुणे, बी, वर्ली मुंबई, सी, सीताबुल्दी नागपुर, या डी, पटियाला पंजाब। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विमान नगर पुणे। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन बनाना। इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो भारत से अधिक मात्रा में जाएं और वो अधिक से अधिक मेडल्स जीतें ओलंपिक्स के या अन्य खेलों के। साथ ही साथ ये जो है डेवलप किया गया तक्षशिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये डेवलप किया गया है पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, और इसमें 2.1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है। ठीक है, इसमें एक ओपन एयर जिम भी है, और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई स्पोर्ट्समैन के लिए, ताकि जो वो अपने जो तैयारी है उसको सही से फोकस कर पाएँ, अपनी प्रतिभा को और अच्छे से भाड़ पाएँ। ठीक है, एक मिनी फुटबॉल ग्राउंड भी है इसके अंदर, ताकि लोग जो खेल कूद से भी क्या होता है, कई तरह की फिजिकल जो एक्टिवनेस होती है वो आ जाती है। तो फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। अक्सर लगातार पूरे गेम में आपको यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। तो फुटबॉल का एक ग्राउंड भी यहाँ पे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि who has been appointed as part-time member of the Pension Fund Regulatory Development Authority PFRDA? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, पंकज शर्मा, बी, रजनीश कुमार, सी, सुबोध झा, या डी, अनुकेश तिवारी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज शर्मा। पंकज शर्मा कौन है? ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज में, और इन्हें पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो बीएफडीआरए जो है वो चेयरमैन जो होते हैं, इसमें 3 होल टाइम मेंबर भी होते हैं और 3 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। पीएफआरडीए का स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 फुल टाइम मेंबर होते हैं चेयरमैन के अलावा, और 3 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। तो इन्हें पार्ट टाइम मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया पंकज शर्मा जी को। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के द्वारा, जो कि पास किया गया था 19 सितंबर 2013 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? सुप्रीतिम बंदोपाध्याय। इसका काम क्या है? इसका काम होता है जो पेंशन जो मिल रही है लोगों को वो सही तरीके से मिल रही है कि नहीं, उसमें किस तरह की सुधार की जरूरत है, इस पर ये जो पीएफ आरडी है इस पर काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 4 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सरपास्ड
China as India's largest trading partner in financial year 2022? निम्नलिखित में से किस देश ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन है ए यूएस, बी यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, सी जापान या डी कनाडा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यूएस। जी हाँ, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, वो अब बन गया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। तो व्यापारिक भागीदार मतलब कि इंडिया और चाइना, यूएसए का जो बिजनेस है वो इंडिया और चाइना के बिजनेस से अधिक हो गया। पिछले वर्ष जो था इंडिया और चाइना का बिजनेस सबसे अधिक था। ठीक है, तो सबसे बड़ा पार्टनर बन गया 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में। और ये डाटा किसके द्वारा दिया गया है? डाटा दिया गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये ट्रेड कितना का हो गया? ये ट्रेड हो गया था इस वर्ष 119.42 बिलियन डॉलर का। पिछले वर्ष था ये 80.51 बिलियन डॉलर का, ये पिछले वर्ष था, और अब ये बढ़ के हो गया 119.42 बिलियन डॉलर का। ठीक है, तो 2021-22 में जो भारत का ट्रेड सरप्लस है वो कितना रहा है? वो है रहा 32.8 बिलियन डॉलर। अब ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट दो चीज़ होती है। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ यहाँ पे, आपको पता भी होगा कि जैसे कि ये देश ए है, ये देश क्या है? बी है। अब ए ने बी को क्या किया? सामान बेचा। कितना? 10, यानी कि 10 रुपये का सपोज वो सामान बेचा, और बी ने ए को सामान बेचा कितने का? 8 रुपये का है। ठीक है, तो प्रॉफिट किसका हुआ? प्रॉफिट इसी का हुआ, 2 रुपये का। तो ये 2 रुपये से क्या हो गया? इसका हो गया 2 रुपये, ये ट्रेड सरप्लस। ठीक है, और इसका जो 2 रुपये कम हुआ, इसका क्या हो गया? 2 रुपये इसका हो गया ट्रेड डिफिसिट। क्या हो गया? ट्रेड डिफिसिट। ठीक है, तो जिसका जो है वो कमाई कम हुई उसके आगे ट्रेड डेफिसिट, जिसकी कमाई अधिक हुई उसको हो गया ट्रेड सरप्लस। तो अगर भारत और अमेरिका में व्यापार होता है तो भारत रहता है ट्रेड सरप्लस में, मतलब भारत अमेरिका को जितना सामान बेचता है अमेरिका से उतना सामान कम खरीदता है उसके मुकाबले में। तो जो डिफिसिट, जो 2 रुपये की जो बात हुई थी, यहाँ पे कितना है? 32.8 बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो बहुत ही कम देश हैं जिनमें से यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। अधिकतर देशों के साथ जो क्या है हमारा, अधिकतर देशों के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट की बात होती है। अधिकतर जो चाइना के साथ भी क्या है? हमारा ट्रेड डिफिसिट है। चाइना से जितना माल हम खरीदते हैं, चाइना हमसे उतना माल नहीं खरीदता, उससे काफ़ी कम खरीदता है। ठीक है, तो इससे पहले चाइना ही था, और चाइना से पहले यूएई था भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इमर्ज्ड एज द टॉप पीएसयू लेंडर इन द लोन ग्रोथ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-2022? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान ऋण वृद्धि में शीर्ष पीएसयू ऋणदाता के रूप में उभरता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है एचडीएफसी बैंक, सी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या डी बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर एलिमिनेशन छाटना चाहें तो ऐसे क्वेश्चन में आप बी ऑप्शन ऐसे ही छाट दोगे, क्योंकि बी ऑप्शन क्या है? ये प्राइवेट बैंक है, और यहाँ पे टॉप पीएसयू लेंडर की बात की गई, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक की बेसिकली बात की गई है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये एक पीएसयू बैंक है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरा है, यानी कि लोन देने के मामले में। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नंबर आता है, और इसके जो रिकॉर्ड में हुआ 26% की इजाफा हुई है। लोन देने का जो रिकॉर्ड है इसमें 26% की इजाफा हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के केस में। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन है? एएस राजीव, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे में। एक परिवार एक बैंक, इसका स्लोगन भी है। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 6 कहता है कि विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट बुजार निसानी हैज पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निसानी का निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए इजराइल, बी अल्बानिया, सी ग्रीस, या डी सर्बिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अल्बानिया। तो अल्बानिया देख लो कहाँ पे है, ये रहा इटली, ये रहा ग्रीस, और ये रहा अल्बानिया जो लाल रंग से मार्क किया हुआ है। सर्बिया, बुल्गारिया, मतलब कि इस पार्ट में, मतलब ग्रीस के बगल में, इटली के भी बगल में। तो यहाँ पे अल्बानिया, और यहाँ के प्रेसिडेंट से 2012 से 2017 के बीच में बुजार निसानी 45 वर्ष की उम्र में इनका जो है वो इलेक्ट हो गए थे एज ए प्रेसिडेंट, और सबसे कम उम्र के जो प्रेसिडेंट थे अल्बानिया के वो बने थे। ठीक है, पोस्ट कम्युनिस्ट अल्बानिया की अगर बात की जाए, पहले कम्युनिस्ट शासन था, उसके बाद जो एक डेमोक्रेटिक शासन हुआ उसके में जो सबसे यंगेस्ट जो प्रेसिडेंट बने, 6th प्रेसिडेंट, वो थे ये अल्बानी।
इसका कैपिटल कहाँ है? तिराना है और इसका प्रेसिडेंट कौन है? अभी इलिट बेटा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल पढ़ाते हैं। सवाल संख्या 7 कहता है कि विच फिल्म हैज़ बिकम पाकिस्तान्स फर्स्ट एवर फिल्म टू बैग एन अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल? कौन सी फिल्म कान फिल्म समारोह में पुरस्कार पाने वाली पाकिस्तान की पहली फिल्म बन गई है? ऑप्शन नंबर ए सिपाही ट्रबल, बी जोयलैंड, सी यालगीर या डी लॉर्ड वेडिंग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोयलैंड। सालिम सिद्दीकी इसके डायरेक्टर हैं और इनकी डेब्यू डायरेक्टेड मूवी है और वही कांस में चली गई, तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। और पाकिस्तान की पहली फिल्म है जो कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। और ये कांस फेस्टिवल का 75वां एडिशन है। कांस के बारे में कई सारे सवाल भी बने हैं और भारत की कौन सी फिल्में कांस के लिए गई हैं, ये भी सवाल बन सकता है। इसके बारे में चर्चा हमने करंट अफेयर क्लासेस में की हुई है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ करंट अफेयर क्लासेस को आप रेगुलरली विजिट करो। जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आएगी अवार्ड्स की, फिल्म फेस्टिवल्स की, कोई भी कैटेगरी हो, आप रोज़ पढ़ोगे ना, जैसे कि मैंने सुबह में कहा था तिनका तिनका बन के हमें आगे बढ़ना, तो उसका मतलब यही है आपको रोज़ पढ़ना है। करंट अफेयर तो रोज़ पढ़ने वाली चीज़ है ही। रोज़ आप करंट अफेयर का सवाल सुबह पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, तो क्या होगा कि रोज़ के रोज़ आपके अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फिट होता रहेगा। और साथ-साथ कुछ स्टैटिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं तो वो भी आपको समझ में आएगा। और रोज़ पढ़ने से क्या होगा कि आपको एक बार जो है अगर बहुत सारे बल्क में आप करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोज़ आप पढ़ रहे हो, बस एक बार हमने रिवीजन मार लिया और हमें सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है? तो जॉयलैंड को जो है मूवी है इसे प्रिक्स क्वियर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये उस तरह की फ़िल्मों को दिया जाता है जो एलजीबीटी पे बेस्ड होती हैं, यानी कि एलजीबीटी जो कम्युनिटी होती है उन पर बेस्ड होती है। तो ये फ़िल्म भी जो है ट्रांसजेंडर पर बेस्ड है और इसमें एक व्यक्ति को ट्रांसजेंडर से प्रेम हो जाता है और उसी पर बेस्ड है। उस बात किस तरह से उन्हें समाज में जो है वो परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं और इन चीज़ों पर बेस्ड ये मूवी बनाई गई है और ऐसे काफ़ी सराहा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 8 कहता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022 चूजन बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? आयुष मंत्रालय द्वारा चुने गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए योगा फॉर ह्यूमैनिटी, बी योगा फॉर हार्ट, सी योगा फॉर पीस या डी योगा फॉर हेल्थ। मानवता के लिए योग, दिल के लिए योग, शांति के लिए योग या स्वास्थ्य के लिए योग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग। योग जो है भारत भारत की देन है और भारत ने विश्व भर को योग सिखाया है। और योग के थ्रू हम लोगों को क्योर करने की तरीका बताते हैं कि वो अपनी खुद से जो है मेंटल हेल्थ या शारीरिक हेल्थ दोनों तरह से कैसे क्योर रह सकते हैं, दोनों कैसे फिट रह सकते हैं। योगा इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व भर में योगा सिखाया जाता है और इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 21 जून को और इस बार का थीम यही रहेगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे का होने वाला है ये। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको कंडक्ट करवाती है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कौन है? कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कौन से मिनिस्टर का पोर्टफोलियो क्या है या फलाना जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कौन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कौन है, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में, जरूर से पढ़ें इसके बारे में। ठीक है, तो इसका मेन इवेंट जो कहाँ होगा, वो उसका मेन इवेंट होगा इस बार कर्नाटका में। हर जगह इसके इवेंट चेंज होते रहते हैं कई अलग शहरों में, और इस बार जो इवेंट हो ये हो रहा है मैसूरू में। पिछले वर्ष का थीम की बात करें, ये क्या था? योगा फॉर वेलनेस था। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पढ़ाते हैं। सवाल संख्या 9 कहता है कि वेयर हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्लॉयड द इंडिजिनसली डेवलप्ड परम अनंत सुपर कंप्यूटर? भारत सरकार ने स्वदेश में विकसित परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहाँ तैनात किया है? ऑप्शन नंबर ए IIT खड़गपुर, बी IIT रुड़की, सी IIT गांधीनगर या डी IIT पुणे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर में जो है वो परम अनंत सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया है। ओके, 838 टेराफ्लॉप्स, जो टेराफ्लॉप्स बेसिकली एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है। प्रोसेसिंग मतलब जितनी अधिक टेराफ्लॉप्स होगी उतनी अधिक जो है उस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होगी। तो 838 लाख कैलकुलेशन जो है ये 1 सेकेंड में कर सकती है, इतनी इसकी कैलकुलेशन की पावर है। ओके, तो 12 सुपर कंप्यूटर्स जो है लगाए गए हैं और इसमें IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च एक्सेट्रा पुणे, ये सब शामिल है। ठीक है, बट अभी कहाँ गया, पहली बार लगाया गया IIT गांधीनगर में, और बाकी जगह भी धीरे धीरे लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पढ़ाते हैं। सवाल संख्या 10 ये कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन क्राउन्ड एज द न्यू नेशनल चैंपियन इन द मेंस ओपन सर्फ कैटेगरी? निम्नलिखित में किस पुरुष को ओपन सर्फ श्रेणी में नए राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में ताज पहनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए किशोर कुमार, बी रमेश बुदियाल, सी मूर्ति मेघवन या डी धरनी सिल्वा कुमार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रमेश बुदियाल। रमेश बुदियाल है कर्नाटका से और इन्होंने तमिलनाडु के अजीज अली को हराया है और
नए नेशनल चैंपियन बने हैं सर्फिंग में, ठीक है। ये इंडियन जो ओपन होती है सर्फिंग की, उसकी ये तीसरी एडिशन थी। और शुगर बंस एंड सोफिया शर्मा जो है, इन्होंने ये नेशनल चैंपियंस बन के उभरे हैं वुमेन में, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए आप जिस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए सरकारी परीक्षा को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। सच हो गया हो, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगी, जो भी नए एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, वो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमें अन्य अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ आपको मिलेंगे ढेरों मजेदार कंटेंट्स और साथ ही साथ नए अपडेट्स। ठीक है दोस्तों, तो उसी के साथ समाप्त करते हैं आज के वीडियो को। हैव ए नाइस डे, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।